नमस्कार, वर्ल्ड बुलेटिन में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में एक सवाल इस समय चर्चा में है कि क्या अमेरिका के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विश्व शांति ला पाएंगे। ट्रंप ने चुनाव में दावे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन अब उनके दावों का हकीकत के कठोर धरातल से सामना होने वाला है। ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो कई बार बिना सोचे समझे बड़ा फैसला कर जाते हैं। इस समय जब इजराइल का फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान से टकराव चल रहा है, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भी ना थमने वाली जंग चल रही है। ट्रंप दावा करते हैं कि पुतिन से उनके अच्छे संबंध हैं। ऐसे में क्या ट्रंप पुतिन को युद्ध विराम के लिए तैयार कर पाएंगे, जबकि पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिम का समर्थन मिल रहा है, इसलिए ये युद्ध चल रहा है। ऐसे में क्या ट्रंप यूक्रेन को मिलने वाली सहायता पर ब्रेक लगाएंगे, जिससे शांति आए। ट्रंप के सामने विश्व शांति बड़ी चुनौती, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजराइल के गजा पर हमले तेज, निज्जर मामले में कनाडा का बड़ा यूटर्न, और चलते चलते में बात करेंगे बांग्लादेश में सड़क पर उतरे शेख हसीना के समर्थक। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 13 नवंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से बैठक का न्योता भेजा गया है, और इस बैठक के साथ ही सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ट्रंप को सत्ता तो मिल रही है, लेकिन इस बार उनके सामने बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप दावा करते रहे हैं कि वो दुनिया में शांति लेकर आएंगे। साफ है, विश्व शांति उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती मिडिल ईस्ट को लेकर है। एक तरफ ट्रंप इजराइल को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में 20 जनवरी तक शांति स्थापित करने की भी बात कर रहे हैं। पिछले महीने 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर भी हमला कर दिया था। वैसे इस हमले में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि जो बाइडेन ने इजराइल को वार्निंग दे दी थी कि परमाणु साइट और ऑयल डिपो पर हमला किया तो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। दूसरी तरफ ट्रंप इजराइल को उकसा रहे थे कि यह अच्छा मौका है ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया जाए। यानी ट्रंप के बयान ही साफ कर रहे हैं कि वो युद्ध भड़काने की बात कर रहे हैं। फिलहाल अब वो 20 जनवरी तक इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह से चल रहा संघर्ष खत्म कराने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप इजराइल को गजा और लेबनान से वापस लौटने को मना पाएंगे, क्योंकि अभी इजराइल की सेना पूरे गजा पर ही कब्जा जमा चुकी है, तो लेबनान का भी बड़ा हिस्सा कब्जे में ले चुकी है। ऐसे में ट्रंप पर सवाल भी हैं और नजरें भी। सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को रुकवाने का जो वादा किया था, क्या वो महज चुनावी वादा था, क्योंकि इस वादे के चलते ट्रंप को मुसलमानों के वोट मिले, जबकि आमतौर पर अमेरिकी मुसलमान डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक माना जाता है। लेकिन इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार उन राज्यों में भी हार गए जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में थे। लेकिन अब लगता नहीं है कि मुसलमानों का वोट लेने के बाद ट्रंप उनके पक्ष में फैसला लेने वाले हैं। ट्रंप के लिए सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, रूस और यूक्रेन की लड़ाई भी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इस जंग को 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और जंग थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल रूस का कहना है कि पश्चिम देश यूक्रेन को भड़का रहे हैं और उसे रूस के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अमेरिका और पश्चिमी देश चाहें तो यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई एक झटके में समाप्त हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन का मूलभूत पहलू यूरोपीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन पर अगर अमेरिका दबाव बनाता है तो वो रूस के साथ बातचीत को तैयार हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि अगर वो बातचीत के लिए नहीं आएगा तो शायद जो समर्थन अभी उसे मिल रहा है वो मिलना बंद हो सकता है। ऐसे में ट्रंप के लिए इस बार राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कई चुनौतियों से भरा होने वाला है। और अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। तो फिलिस्तीन और लेबनान में इजराइल के हमले और तेज हो गए हैं और इजराइल के हमलों का शिकार आम लोगों को बनना पड़ रहा है। इजराइल ने अब तूफा पड़ोस में विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले फहद अल सबा स्कूल को निशाना बनाया। हमलों में करीब 6 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान गई है, जिसमें 2 स्थानीय पत्रकार, एक गर्भवती महिला भी शामिल है। इसके अलावा गजा शहर के शुजाया इलाके में इजरायली बमबारी में 5 और लोगों की जान गई। इजरायली सेना ने दक्षिणी गजा के खान यूनिस में अल मवासी के तथाकथित मानवीय क्षेत्र में विस्थापित लोगों के तंबुओं पर भी बम बरसाए। इस हमले में करीब 9 लोगों की जान गई। यहां तक कि मध्य गजा में मुख्य स्वास्थ्य सुविधा अल अक्सा शहीद अस्पताल पर भी हवाई हमले किए गए हैं। इसके लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। हमले में कम से कम 3 लोगों की जान चली गई, 26 घायल हो गए हैं। गजा में इजराइल का जमीनी ऑपरेशन भी तेज हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में इजराइल की कार्रवाई में 40 आम लोगों की जान चली गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। गजा के साथ ही लेबनान पर भी इजराइल के हमले चल रहे हैं।
बेरूत शहर पर एक हमले में 40 से अधिक लोगों की जान चले जाने की खबर है। इजरायली सेना ने पहले शहर के कई हिस्सों को खाली करने का आदेश दिया था। इस लड़ाई में सबसे बड़ी खबर हूती विद्रोहियों की तरफ से आ रही है। हूती विद्रोहियों ने इजरायल के नेवातिम एयरबेस को एक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया। इसके अलावा ग्रुप की ओर से कहा गया कि उसने यमन के अल जौफ प्रांत के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरेया ने अल मसीरा टीवी पर प्रसारित एक बयान में कहा कि गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह को हमारा समर्थन है। हमने नेवातिम एयरबेस की ओर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। और अब हम अगली खबर में बात करेंगे हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्तों की। तो हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते इस समय सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब हर उस दांव का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ये रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाए। ट्रूडो की तरफ से हिंदुस्तान पर आरोप लगा दिया गया कि उसके अधिकारियों के इशारे पर कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की जान ली गई। और इस मामले को लेकर हिंदुस्तान और कनाडा के राजनयिक रिश्ते आज सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गए हैं। कनाडा की तरफ से अभी तक ये दावे किए जा रहे हैं कि इस मामले में हिंदुस्तान का हाथ है। इसकी सूचनाएं हैं, सबूत नहीं है। लेकिन अब ये खबर भी आ रही है कि इसमें ISI का एंगल भी सामने आया है, यानी इस मामले के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ उसे दिखाई दे रहा है। लेकिन कनाडा ISI को छोड़कर हिंदुस्तान को ही इस मामले में बिना किसी सबूत के दोषी मान रहा है। तारिक कियानी और उनके साथी राहत राव, जो कि ISI एजेंट है, दोनों को रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस RCMP ने हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने के संबंध में जांच के घेरे में लिया है। राव और कियानी कनाडा में ISI के दो प्रमुख एजेंट हैं। दोनों ही खुफिया एजेंसी के लिए सबसे अधिक सक्रिय हैं। दोनों ही उन आतंकवादियों को भी हैंडल कर रहे हैं जो भारत से कनाडा आए हैं। कनाडा पुलिस का भी कहना है कि निज्जर के करीब जाना हर किसी के लिए संभव नहीं था, लेकिन राव और कियानी आसानी से उससे मिल सकते थे। और दावा किया जा रहा है कि राव और कियानी ने ही निज्जर पर हमले की साजिश रची, जिससे निज्जर की जान चली गई। वैसे कुछ दिनों से कनाडा के बयानों में भी बदलाव देखने को मिला है। दिवाली पार्टी में पहली बार कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों को अलगाववादी कहा था। और अब कनाडा में मंदिर पर हुए हमले के मामले में भी कार्रवाई तेज हो गई है। इस मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान ब्रांटन के 35 वर्षीय इंद्रजीत गोसाल के रूप में हुई है। वो मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड है और खालिस्तानी उग्रवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी है। पन्नू के भी ISI से करीबी संबंध पहले से ही उजागर हो चुके हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे बांग्लादेश में एक बार फिर छिड़े संग्राम की। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने देश की अंतरिम सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी के समर्थकों और भूमिगत हुए नेताओं ने ढाका के गुलिस्तान, 0 पॉइंट, नूर हुसैन स्क्वायर इलाकों में सड़कों पर उतरने की घोषणा की। अवामी लीग के नेताओं को गलत तरीके से फंसाने, छात्र विंग पर प्रतिबंध लगाने और AL कार्यकर्ताओं को सताने के विरोध में पार्टी ने ये घोषणा की है, जिसके बाद से यूनुस सरकार टेंशन में नजर आ रही है और प्रदर्शन के पहले ही एक्शन में आ गई। सरकार ने सेना को सड़कों पर उतार दिया। देश भर में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB की 191 टुकड़ियां तैनात की गई हैं, जो आवामी लीग के नेताओं के साथ काफी सख्त नजर आ रही हैं। पार्टी के कई नेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और जमात ने कहा कि वे आवामी लीग को विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं देंगे। ढाका पुलिस ने उन्हें विरोध रैली आयोजित करने की अनुमति भी नहीं दी। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने भी अपने फेसबुक पेज पर कहा कि आवामी लीग वर्तमान में एक फांसीवादी पार्टी है। इस फांसीवादी पार्टी को बांग्लादेश में कोई विरोध कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने हिंदुस्तान में शरण ले ली थी, लेकिन बांग्लादेश में उनकी पार्टी के नेताओं को काफी संघर्ष करना पड़ा। उन पर सीधी हिंसा हुई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पार्टी के दफ्तर फूंक दिए गए और अब लगभग 3 महीने बाद उनकी पार्टी के नेता सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन यूनुस सरकार पहले ही उनके इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश में जुट गई है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।